हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिसे आज तक उसकी तानाशाही के लिए याद किया जाता है। एक ऐसा डिक्टेटर जिसके नाम से दुनिया खौफ खाती थी, जिसके एक एक्शन ने यूरोप को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया था। एक ऐसा नाम जिसके बाद दुनिया में कहीं किसी ने मनमानी की तो उसे तुरंत उसी नाम से बुलाया जाने लगा। और राष्ट्रवादी स्कूल का एक ऐसा विद्यार्थी जिसने न केवल जर्मनी बल्कि दुनिया के कई मुल्क के लोगों में अपने मुल्क और अपने गुट के लिए गर्व की भावना और जोश पैदा कर दिया। फांसीवादी विचारधारा का वो अड़ियल मिजाज नेता जिसने खुद अपने जीते जी ये नहीं सोचा होगा कि उसके जाने के बाद दुनिया भर के लोग उसे इस तरह जानेंगे। नमस्कार, इतिहास गवाह है कि इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आपने कई बार राजनेताओं को एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए यह जरूर सुना होगा कि वो अब हिटलर बन चुके हैं या वो नेता अपने यहां का हिटलर है। आज के इस एपिसोड में हम अडोल्फ हिटलर की जिंदगी के अलग अलग किस्सों को जानेंगे कि क्यों हिटलर यहूदियों की जान लेने पर तुला रहता था। यह भी समझेंगे कि मध्य यूरोप का यह तानाशाह रूसियों से क्यों खार खाए हुए था, और बात करेंगे उस छोटे से किस्से की जिसमें हिटलर का जिक्र भारत के साथ भी होता है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं हिटलर का निजी जीवन कैसा था। अडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा के पास बसे एक छोटे से नगर ब्रोनो-एमिन में हुआ था। हिटलर एक मध्य वर्ग के परिवार से ही आता था क्योंकि उसके पिताजी एक कस्टम अधिकारी थे। हिटलर का अंदाज जिस तरह अग्रेसिव था, उसे देखकर लगता था कि उसमें कहीं ना कहीं उसके पिता की छवि दिख रही हो। उसके पिता अलोइस को भी कई जगह बहुत डोमिनेटिंग नेचर का बताया गया है। हालांकि बचपन में अडोल्फ हिटलर का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल अलग था। 1908 में अपनी मां क्लारा की मौत के बाद हिटलर अपने करियर के लिए वियना चला गया। उसका ख्वाब एक आर्टिस्ट बनने का था। वियना में उसने पेंटिंग की लाइन में आगे बढ़ने का फैसला लिया। वो पैसे कमाने के लिए अपने हाथों से बनाई हुई पेंटिंग्स बेचता था। उसने अपनी पेंटिंग्स में ज्यादातर या तो ऑस्ट्रिया की आधिकारिक इमारतों या फिर कुदरत को दिखाया। विंटर क्लॉक टावर, वियना स्टेट ओपेरा हाउस और स्क्लॉस वेलवेद्रे जैसी कुछ पेंटिंग्स हिटलर ने खुद अपनी हाथों से बनाया था। 1908 से 1913 तक वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में रहा। लेकिन ये 5 साल हिटलर की जिंदगी की दिशा तय करने वाला असली समय था। ये वही दौर था जब उसके ज़हन में यहूदियों के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत भर दी गई कि आगे चलकर वो दुनिया का सबसे दुर्दांत तानाशाह बन गया। एक कलाकार कैसे लाखों निर्दोष लोगों का शिकारी बन गया, इसकी कड़ी हम आगे जोड़ेंगे। हिटलर के जीवन के ये 5 साल काफी अहम माने जाते हैं। इन कुछ सालों में हिटलर की मनोदशा कुछ ऐसी बदली कि उसने अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने की ठान ली। दूसरे दशक के ये शुरुआती साल यूरोप के लिए भी काफी नाजुक थे, क्योंकि यही वो दौर था जब पहले महायुद्ध की पटकथा लिखी जा रही थी। यूरोप के लगभग सभी देश गुप्त संधियों में लिप्त थे। एक दूसरे के खिलाफ नृजातीय और धार्मिक दुश्मनी पनप रही थी और युवाओं के भीतर राष्ट्रवाद का जहर घोला जा रहा था। जर्मनी के युवा भी इससे अछूते नहीं थे। इधर हिटलर अपने आर्टिस्ट करियर में लगभग फेल हो चुका था और अब सेना में अपना योगदान देकर जर्मनी के प्रति अपनी वफादारी को जीना चाहता था। इस इरादे से वो 1913 में वियना छोड़कर जर्मनी के शहर म्यूनिख पहुंचा। म्यूनिख उस वक्त बवेरिया साम्राज्य में आता था। हिटलर ने बवेरिया के राजा लुडविग तृतीय से अर्जी लगाई कि वो उसे सेना में अपनी स्वेच्छा से सेवा करने का मौका दें। 1914 में पहले विश्व युद्ध का बिगुल फूंक दिया गया था, लिहाजा जर्मन सेना की तरफ से हिटलर को इस युद्ध में शामिल होने का मौका मिला। हिटलर की तैनाती बेल्जियम में की गई। इसके बाद फ्रांस में भी उसने लांस कॉर्पोरल की रैंक पर रहते हुए एक सैन्य टुकड़ी की कमान संभाली। फ्रांस में सोमे की लड़ाई में जर्मनी की सेना ने मित्र देशों का डटकर सामना किया था। सोमे की लड़ाई इतिहास के सबसे भीषण जंगों में गिनी जाती है। इस लड़ाई में भले ही जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा,
लेकिन मित्र देशों को भी इस युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ था। सोमे नदी के पास 1916 में लड़ी गई इस जंग में 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हिटलर भी इस जंग में मरते मरते बचा और उसकी जांबाजी के लिए उसे कई मेडल से भी नवाजा गया। 1918 में बेल्जियम में फिर से हिटलर ही मित्र देशों का सामना कर रहा था। इस मोर्चे पर ब्रिटिश सेना की तरफ से एक मस्टर्ड गैस अटैक किया गया। ये गैस अटैक त्वचा और आंखों के लिए बहुत खतरनाक था। यही वजह थी कि हिटलर सहित सभी जर्मन सैनिकों को गैस मास्क पहनने की सलाह दी गई थी। यहीं से हिटलर के जिंदगी से जुड़ी एक रोचक कहानी निकल कर आती है। आपने जब भी हिटलर की कोई तस्वीर देखी होगी तो उसकी मूंछों पर जरूर ध्यान गया होगा। हिटलर की मूंछें इतनी फेमस हुई कि लोगों ने इसे स्टाइल बना दिया और खुद उस स्टाइल को रखने लगे। हिटलर की मूंछें एक टूथब्रश की तरह दिखती थी। कुछ लोग मानते थे कि उस वक्त के जाने माने हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन के जरिए ब्रिटिश सेना को चैलेंज करने के लिए हिटलर ने इस तरह की मूंछें रखी। लेकिन हकीकत यह है कि जब बेल्जियम के इप्रा में जर्मनी और ब्रिटिश सेना का आमना सामना हुआ तो ब्रिटिश सेना ने गैस अटैक किया था, जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। जर्मनी ने इस अटैक से बचने के लिए ही हिटलर को अपनी मूंछों को काटने की सलाह दी ताकि लड़ाई के दौरान गैस मास्क उसके मुंह पर फिट हो सके। खैर, यह तो एक दिलचस्प किस्सा था। लौटते हैं कहानी पर। 1916 और 1918 में हुई दोनों लड़ाइयों और दूसरे मोर्चों पर जर्मनी को पहले विश्व युद्ध में मुंह की खानी पड़ी थी। हिटलर को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस हार ने जर्मनी और हिटलर के रसूख को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हार के बाद हिटलर तिलमिलाया हुआ था, लेकिन उसने लोगों में और सेना के जवानों में जोश भरना बंद नहीं किया। उसके भाषण काफी जोश से भरे रहते थे। हिटलर ने कहा, इफ यू विन यू नीड नॉट एक्सप्लेन, इफ यू लूज यू शुड नॉट बी देयर टू एक्सप्लेन। यानी अगर आप जीतते हैं तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप हारे तो आपको कुछ भी समझाने के लिए रहना ही नहीं चाहिए। यानी इशारा सीधा था, जीतो तभी जिंदा रहो। जर्मनी को फिर से उठाने और मित्र देशों से बदला लेने के लिए हिटलर ने लोगों को लामबंद करना शुरू किया। यहीं से हिटलर ने ऊंचाइयों पर पहुंचने की पहली सीढ़ी पर अपने कदम रखे। हार के बाद 1918 में हिटलर म्यूनिख लौटा। लोगों को अलाइड कंट्रीज के खिलाफ एक करने के लिए वो जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम के एक छोटे से दल में शामिल हो गया। जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन 1919 में एंटन ड्रेक्सलर ने की थी। ये पार्टी पहले से ही कामकाजी मध्य वर्ग के हित में काम कर रही थी और आम लोगों में जर्मन राष्ट्रवाद को जगाने का काम चल रहा था। इस पार्टी में काम करते हुए हिटलर का कद पार्टी के भीतर धीरे धीरे बढ़ने लगा और इसी वजह से कुछ वक्त के बाद उसने सेना से इस्तीफा दे दिया। हिटलर की हैसियत बढ़ने के साथ ही पार्टी में कुछ बदलाव आने लगे। 1920 में पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया गया। इसमें नेशनल और सोशलिस्ट शब्द ही इसलिए जोड़े गए ताकि देश के बड़े और मध्यम तबके को राष्ट्रवाद से जोड़ा जा सके। स्वास्तिक को इस पार्टी का चिन्ह बना दिया गया। ये वही स्वास्तिक चिन्ह है जिसे हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से जोड़कर देखा जाता है। पार्टी में अपने ओहदे को आगे ले जाने और नाजीवाद को बढ़ावा देने के लिए 1920 में ही हिटलर ने एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया था। इसी कार्यक्रम को बाद में पार्टी का आधार बनाया गया। इस कार्यक्रम में जिस तरह की बातें शामिल की गई थीं, उसकी वजह से इसे वर्साई की संधि का बहिष्कार कहा जाने लगा। यहीं से जर्मन लोगों को जर्मनी के क्षेत्र को विस्तार देने के लिए उकसाया गया। हम कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम वर्साई की संधि की इस पहेली को भी समझ लें, जिसके तार हिटलर के एक डिक्टेटर बनने से जुड़े हैं। दोस्तों, साल 1918 के खत्म होते होते तक यूरोप के लगभग सभी देशों ने दम तोड़ दिया था। आखिरकार बड़ी त्रासदी के बाद नवंबर के महीने में पहला विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। युद्ध में मित्र देशों की बड़ी जीत हुई और जर्मनी और उसके साथी देशों को मुंह की खानी पड़ी। जर्मन हार चुके थे, लेकिन पश्चिमी खेमा अच्छे से जानता था कि अपमानित हो चुके जर्मन लोग बदला लेने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए मित्र देशों ने बड़ी ही चालाकी से एक शांति संधि तैयार की। अगले साल के जून महीने यानी जून 1919 में
फ्रांस की राजधानी पेरिस से कुछ किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित पैलेस ऑफ वर्साय में मित्र देशों, उसके साथियों और जर्मनी की बैठक बुलाई गई। एक तथाकथित शांति संधि पर इन सभी देशों ने दस्तखत किए कि वर्साय की संधि जनवरी 1920 से लागू होगी और नीचे लिखी गई शर्तें जर्मनी को माननी ही होगी। शर्तों में कुछ ऐसा था कि हिटलर सहित सभी जर्मन्स को बेइज्जती महसूस होने लगी। हो भी क्यों ना, शर्तों में कुछ था ही ऐसा। शर्त थी कि जर्मन सेना अब 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकती। शर्त थी कि मित्र राष्ट्रों को इस युद्ध में जितनी भी क्षति हुई, जितना भी नुकसान हुआ, उसकी भरपाई जर्मनी करेगा। क्योंकि युद्ध के दरमियान जर्मनी ने फ्रांस के लोहे और कोयले का खूब इस्तेमाल किया, इसलिए कोयले से भरे जर्मनी के सार क्षेत्र पर अगले 15 सालों तक फ्रांस का कब्जा रहेगा। संधि के तहत जर्मनी के अधिकार वाले देशों को मित्र राष्ट्र के अधीन कर दिया गया। प्रशांत महासागर में मौजूद जर्मनी के अधिकार वाले तमाम द्वीपों को भी मित्र देशों को दे दिया गया। अफ्रीका में मौजूद उसके उपनिवेशों को उससे छीन लिया गया ताकि आर्थिक मोर्चे पर भी वो पस्त हो जाए। एक और निकृष्ट शर्त ये रखी गई जिसे सुनते ही अपने आप में वाकई भेदभाव वाली भावना आती है। वो ये कि पहले विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए केवल और केवल जर्मनी ही जिम्मेदार है। ऐसे में लाजमी है कि जर्मन्स अपमानित महसूस करते। वर्साय की अपमानजनक संधि हिटलर को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसलिए उससे लंबा बदला लेने के लिए उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी के जरिए लोगों को लामबंद करने की योजना बना ली। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगले कुछ सालों में जर्मन लोगों में संधि का बदला लेने के लिए राष्ट्रवाद की भावना चरम स्तर पर भर गई। इसका परिणाम यह हुआ कि करीब 20 सालों के बाद यानी 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और यूरोप में जो चिंगारी सालों से सुलग रही थी उसे दूसरे विश्व युद्ध की आग में बदल दिया। इसलिए कहा जाता है कि वर्साय की संधि एक युद्ध विराम न होकर 2 युद्धों के बीच का विराम थी। खैर, ये तो रही बात वर्साय की अपमानजनक संधि की, लेकिन अब फिर से लौटते हैं हिटलर पर। हिटलर की नाजी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनमें ज्यादातर लोग कामकाजी थे। ये लोग हिटलर के ओजस्वी भाषणों से बहुत ज्यादा उत्तेजित थे। इनमें कट्टर दक्षिणपंथ की भावना मजबूत हो चुकी थी। कार्यकर्ताओं में अपनी नस्ल के लिए फिर से उठ खड़े होने और लड़ने के लिए जान फूंक दी गई थी। उनके दिमाग में ये बात घर कर दी गई थी कि जर्मनी में अब एकमात्र नस्ल रहनी चाहिए और वो है सिर्फ और सिर्फ आर्य, न कोई यहूदी न कोई साम्यवादी। हिटलर अपने ओजस्वी भाषणों से पूंजीवाद और मार्क्सवाद विरोधियों को एक करके और यहूदियों के खिलाफ जहर घोलकर न्यू जर्मन ऑर्डर बनाना चाहता था। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जर्मनी का हर एक बाशिंदा बिना किसी स्वार्थ के राज्य की सेवा करेगा। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोकतंत्र की जगह नहीं होगी, बल्कि हर एक शख्स के अधिकार फ्यूरर स्टेट यानी अधिकारवादी राज्य के लिए खत्म कर दिए जाएंगे। मजबूत होते यूरोप के सबसे कट्टर और दक्षिणपंथी दल नाजी दल का मकसद अब स्थानीय सरकार को हटाना था। हिटलर के भाषणों से साफ हो चुका था कि अब वो डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही की तरफ बढ़ चुका है। वो यहूदियों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। उसने ऐसा संदेश भी पूरे देश में फैलाया कि अगर वाइमर गणतंत्र की आज ये हालत है तो इसके लिए जिम्मेदार यहूदी और साम्यवादी हैं। उसने एक झूठ को लोगों के बीच इस तरह फैलाया कि यहूदी आगे चलकर हमारे मुल्क पर कब्जा करना चाहते हैं। यहूदियों के लिए हिटलर के मन में इतनी नफरत का बीज क्यों पनपा और इसका क्या अंजाम हुआ, इसे हम हिटलर से जुड़े इतिहास गवाह है के कार्यक्रम के दूसरे पार्ट में समझेंगे। दोस्तों, हिटलर को उसके भाषणों में जनता से जिस तरह की हुंकार भरी प्रतिक्रिया मिलती थी, उससे वो समझ चुका था कि अब वक्त आ चुका है कि वो जर्मनों पर शासन करे। नाजी पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि इसके पास अपनी पैरामिलिट्री फोर्स थी। इस फोर्स को स्टर्मटलिंग कहा जाता था, जिसका मतलब होता है स्टॉर्म ट्रूपर्स। इस फोर्स में ज्यादातर वे लोग शामिल थे जो या तो बेरोजगार थे या फिर तत्कालीन सरकार से त्रस्त, या फिर वे लोग जो पहले विश्व युद्ध में मिली हार की वजह से मुंह की खाए बैठे थे। 1923 आते आते तक इस नाजी पार्टी की अपनी फोर्स में 15,000 से ज्यादा विद्रोही शामिल हो चुके थे। इनके पास आधुनिक हथियारों का अपना जखीरा था। अब तक की कहानी से क्या आपको नहीं लगता कि इस दौरान शायद हिटलर का नाजी दल एक राजनीतिक दल न रहकर एक विद्रोही गुट की तरह दिखने लगा था? दरअसल
हिटलर को भी यही लगने लगा था कि अब यही सही मौका है, जब खुद परेशान लोग सरकार के खिलाफ एकजुट हैं तो क्यों ना तख्ता पलट कर दिया जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। हिटलर ने पहले विश्व युद्ध में जर्मनी के हीरो रहे जनरल एरिच लुंडॉर्फ के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ क्यों ना स्थानीय बवेरिया सरकार को गिरा दिया जाए। दोनों ने मिलकर तख्ता पलट करने की हिमाकत भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इस पूरी घटना को इतिहास में हम बियर हॉल पुच या म्यूनिख पुच के नाम से जानते हैं। इस तख्ता पलट की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया और इस निरर्थक कोशिश के बाद हिटलर को न केवल पार्टी स्तर पर नुकसान हुआ, बल्कि उसे 5 साल की सजा भी सुना दी गई। लेकिन हिटलर का राजनीतिक रसूख इतना बढ़ चुका था कि उसने महज 9 महीने ही एक बंदी के तौर पर बिताए। इन 9 महीनों में भी वो शांत नहीं रहा। जेल में रहते ही उसने एक किताब लिखी। हिटलर के इस पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी का नाम है मीन कैंप, यानी मेरा संघर्ष। हालांकि इस किताब का यह पहला अंश ही था जिसे 1925 में पहली बार पब्लिश किया गया। कहते हैं कि चैंपियंस वो होते हैं जो आपदा को अवसर में बदल देते हैं। हिटलर ने भी कुछ ऐसा ही किया। हिटलर जानता था कि जेल की सजा उसके लिए एक मौका है। तख्ता पलट की कोशिश के बाद हिटलर उन सभी लोगों की नजरों में हीरो बन चुका था जो सरकार से त्रस्त थे। ऐसे लोग जो यहूदियों के और कम्युनिस्टों के खिलाफ लामबंद हो चुके थे और हिटलर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते थे। हिटलर के पास जर्मन्स का मोरल और इमोशनल सपोर्ट था। वो ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार था कि अगर इस वक्त वो अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना चाहे तो ये उसके लिए बहुत आसान होगा। उसने जेल में रहते हुए लिखी अपनी किताब में नाजियों को सर्वोपरि मानने और यहूदियों को दुश्मन मानने जैसी बातें लिखी। उसने सीधे सीधे लिखा कि यहूदी जैसी अशुद्ध नस्ल को बाहर फेंकने का वक्त आ गया है। उसने पूर्व में जर्मनी के विस्तार का विचार रखा, जिसमें शामिल देश थे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और रशिया। हिटलर की लिखी किताब मीन कैंप को पढ़ने के बाद न केवल जर्मनी बल्कि दुनिया भर में उसके चहेतों की संख्या बढ़ने लगी। 1925 में नाजी पार्टी की सदस्यता बढ़कर 25,000 हो चुकी थी और 1929 आते आते तक इसके सदस्यों की संख्या करीब करीब 2 लाख हो गई। वक्त भी मानो नाजियों का साथ दे रहा था। पहले विश्व युद्ध की त्रासदी के चलते जर्मनी दूसरे दशक में आर्थिक संकट झेल रहा था। लाखों लोग अपना रोजगार खो चुके थे। इधर 1929 की महामंदी की चपेट में आने के बाद जर्मनी जिन उधारों के सहारे थोड़ा बहुत चल पा रहा था, वे भी खत्म हो गए। सरकार के खिलाफ भी लोगों की नाराजगी बढ़ रही थी और इधर हिटलर का कद उसी तरह से बढ़ता जा रहा था। हिटलर के बढ़ते कद का प्रभाव आम चुनावों में साबित हो गया। नतीजा ये हुआ कि 1928 में जिस नाजी पार्टी को महज 80,000 वोट मिले थे, 1932 में हिटलर की उसी नाजी पार्टी को 1,40,00,000 वोट मिले। आम चुनावों में नाजी पार्टी एक बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आ गई। उसे लगभग 37% वोट मिले, जिसके दम पर राइक्सटाग में वह 230 सदस्यों को लेकर पहुंचा। राइक्सटाग जर्मनी की जानी मानी इमारत है, जहां बुंस्टाग यानी फेडरल असेंबली के निचले सदन की बैठक होती है। उस वक्त इस असेंबली में 608 सदस्य हिस्सा लेते थे, जिसमें से 230 सदस्य अकेले नाजी दल की तरफ से जीत कर आए। इन चुनावी नतीजों के बाद ही हिटलर के हुक्मरान बनने का सफर शुरू हो गया और शुरू हो गया वो अध्याय जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज भी हिटलर को अब तक का सबसे खूंखार और दुर्दांत तानाशाह मानती है। अपने 13 साल के पूरे करियर में हिटलर के दिमाग पर सत्ता का बुखार ऐसा चढ़ा था कि उसने एक के बाद एक बड़े हत्याकांडों को अंजाम दिया। फिर चाहे वो द नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स की घटना हो या फिर द हॉलोकॉस्ट की ऐतिहासिक घटना। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी आखिरकार हिटलर के अड़ियलपन से ही हुई। दोस्तों, 1932 के चुनावों में नाजी दल को बड़ी सफलता हाथ लगी थी, पर उसकी सरकार नहीं बन सकी। उस वक्त भले ही हिटलर का राजनीतिक कद बढ़ रहा था, पर उसका सामना किसी ऐसे वैसे राजनेता से नहीं था। राष्ट्रपति पद के लिए हिटलर की लड़ाई जर्मनों के लोकप्रिय नेता पॉल वॉन हिंडनबर्ग से थी। पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए वो लोगों की नज़र में हीरो था। नतीजतन 1932 के इलेक्शन के बाद पॉल वॉन हिंडनबर्ग को दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। हिंडनबर्ग खुद राष्ट्रपति बना और हिटलर को चांसलर पद पर नियुक्त कर दिया। हिटलर के चांसलर पद को संभालने की तारीख थी 30 जनवरी 1933 और यही वो तारीख है
जिसे जर्मन इतिहास में द थर्ड राइक यानी तीसरे साम्राज्य के तौर पर जाना जाता है। हालांकि अजीब बात इसमें यह है कि ये घोषणा किसी और ने नहीं की थी, बल्कि खुद नाजी दल ने इस बात को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए इस बात की घोषणा की। नाजी दल ने तो इसे 1000 ईयर राइक की संज्ञा भी दे दी थी। उनका मानना था कि आने वाली कई पीढ़ियां हिटलर के साम्राज्य को हजारों सालों के लिए याद रखें। अब आपके दिमाग में यह बात जरूर आ रही होगी कि आखिर ये राइक क्या है और नाजियों ने इसे थर्ड राइक क्यों कहा। दरअसल जर्मन वर्ड राइक का शाब्दिक अर्थ होता है साम्राज्य। हिटलर की सत्ता की शुरुआत को फर्स्ट राइक या सेकंड राइक इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि जर्मन अपने इतिहास में इससे पहले के 2 साम्राज्यों को महान साम्राज्य मानते थे। जर्मन इतिहास में 800 से लेकर 1806 ईस्वी तक के द होली रोमन एम्पायर को फर्स्ट राइक माना जाता है, जबकि 1871 से लेकर 1918 के बीच के द जर्मन एम्पायर को जर्मन इतिहास में सेकंड राइक माना जाता है। अब आप यहां सीधे सीधे समझ सकते हैं कि हिटलर ने अपने शासनकाल की तुलना जर्मनी के पहले के 2 साम्राज्यों से, महान साम्राज्यों से की थी। खैर, 1933 में जैसे नाजी पावर में आए, उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। चांसलर बनने के बाद यहां पहले से चली आ रही वाइमर गणतंत्र व्यवस्था को भंग कर दिया गया। वाइमर गणतंत्र जर्मनी की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिसकी नींव पहले विश्व युद्ध के बाद रखी गई थी। यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था का नाम वाइमर गणतंत्र इसलिए रखा गया क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद नई व्यवस्था बनाने के लिए जर्मनी के सैन्य कमांडर और बड़े नेताओं ने सेंट्रल जर्मन के एक छोटे से नगर वाइमर में बैठक की थी। वाइमर गणतंत्र से जर्मनी के अधिकांश लोग खुश नहीं थे, उनमें भी खासकर वे लोग जो राष्ट्रवादी थे, वे लोग जो पूंजीवाद के विरोधी थे और वे लोग जो वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले अपने नेताओं से नाराज थे। इनमें नाजी भी शामिल थे और नाजी पहले से 30 जनवरी 1933 जैसे किसी दिन की तलाश में थे, इंतजार में थे कि कब वे सत्ता में आए और इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंके। अब जर्मनी में कुछ ऐसी व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी कि जो हिटलर बोले वही देश का कानून। लोगों के पास उनके कोई सिविल राइट्स नहीं बचे थे। अब तक आपने हिटलर की जो भी कहानी सुनी है उसके हिसाब से आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा कि लोगों के अधिकारों को छीना जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हर तरह की पावर को अपने हाथों में लेने के लिए हिटलर अभी मौका ढूंढ रहा था कि कैसे क्या किया जाए। अभी 1 ही महीना बीता था कि नाजियों ने बड़ी साजिश को अंजाम दिया। फरवरी महीने में संसद भवन में अचानक नाटकीय ढंग से आग लग जाती है। अंदाजा पहले यह लगाया गया कि शायद विपक्षी दल के डच कम्युनिस्ट्स ने संसद भवन में आग लगाई, लेकिन बाद में जब सबूत जुटे तो पता लगा कि ये आग भी नाजी दल के सदस्यों का ही किया धरा था। दरअसल इस आग के बहाने हिटलर राष्ट्रपति हिंडनबर्ग को यह भरोसा दिलाना चाहता था कि कम्युनिस्ट कभी भी देश का भला नहीं चाहते, लेकिन सच्चाई यह भी थी कि हिटलर अपने विपक्ष को नेस्तनाबूद करना चाहता था। इसलिए उसने ये सब षड्यंत्र रचा। इस आगजनी के बहाने हिटलर को वास्तव में अपने विपक्ष को कुचलने का बहाना मिल गया। हिटलर ने मार्च के महीने में संसद के रास्ते एक कानून पारित करवा दिया कि अब से हिटलर के हाथों में ही पूरी सत्ता होगी और अब जर्मनों के मन में सिर्फ एक ही विचारधारा दौड़ेगी, वो है नेशनल सोशलिज्म। राजनीतिक धारा प्रवाह बिल्कुल सही था और इसी क्रम में जुलाई में सरकार की तरफ से एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया। फरमान यह था कि नाजी दल ही जर्मनी में एकमात्र पार्टी रहेगी और आने वाले चंद महीनों में गैर नाजी सभी दल, व्यापार संघ और दूसरे संगठन खत्म हो जाएंगे। जर्मनी अब 1 पार्टी स्टेट बन चुका था। जर्मनी के अपने इलाके में ऑटोक्रेटिक पावर पूरी तरह हिटलर के हाथों में आ चुकी थी। अब उसकी नजर पूरे यूरोप पर थी। जर्मनी में अब ऐसी व्यवस्था पनप चुकी थी कि जिसमें न कोई लोकतंत्र था, न कोई सिविल राइट्स बचे थे, नाजी के अलावा कोई दल नहीं था और संसद वगैरह सब एक डिक्टेटर के हाथों में थी। इस पूरी व्यवस्था को उस वक्त वैश्विक स्तर पर निंदा का सामना करना पड़ रहा था। इस तरह के तंत्र ने उसे बाकी देशों से कूटनीतिक रूप से अलग कर दिया था। इधर कुछ वजहों से सेना भी कमजोर पड़ चुकी थी और उसके पास पोलैंड और फ्रांस जैसे 2 शत्रु पड़ोसी थे।
हालातों की नज़ाकत को समझते हुए हिटलर ने एक घोषणा की। मई 1933 में एक भाषण में उसने सभी को चौंकाते हुए और हर किसी की अपेक्षा से परे एक ऐलान कर दिया कि जर्मनी निःशस्त्रीकरण और शांति का समर्थन करता है। लेकिन अब तक तो आप भी समझ चुके होंगे कि निश्चित रूप से हिटलर सिर्फ ऊपरी मन से ऐसा कह रहा था। उसके मन में अभी भी पूरे यूरोपीय इलाके को जीतने का टारगेट था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ ही महीनों के बाद हिटलर ने घोषणा कर दी कि जर्मनी लीग ऑफ नेशंस से खुद को अलग करता है। पहले विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के लिए वैश्विक स्तर पर लीग ऑफ नेशंस को ही बनाया गया था। लीग ऑफ नेशंस से खुद को अलग करने के बाद उसने राष्ट्र की राष्ट्रवादी ताकतों को फिर से एक करना शुरू किया और जर्मनी की सैन्य ताकत को बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। देश की सेना को मजबूती देने के साथ हिटलर अपनी खुद की ताकत को और बढ़ाना चाहता था। उसकी मंशा साफ थी कि पूरी सेना उसकी सरपरस्ती में ही काम करे। वो ये भी नहीं चाहता था कि उस मनमानी के समानांतर कोई भी गुट या कोई दल काम करे। उसे कुछ खुफिया इनपुट से पता चला कि स्टर्मेटलॉन्ग के कुछ आला सैन्य अधिकारी उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। स्टर्मेटलॉन्ग यानी SA नाजी दल का खुद का एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका जिक्र हमने पिछले एपिसोड में किया था। इस पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1921 में हिटलर ने ही किया था। ये टुकड़ी कुछ चंद पूर्व सैनिकों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि इसमें लाखों लोग शामिल हो गए। ये लोग भूरे रंग की वर्दी में रहते थे, इसलिए इन्हें ब्राउन शर्ट्स भी कहा जाता था। इस संगठन का उद्देश्य नाजियों को सुरक्षा मुहैया कराना था, लेकिन इनकी इससे भी बड़ी जिम्मेदारी थी कि ये नाजियों के विरोधियों को चारों तरफ से घेरे। यानी कुल मिलाकर यहाँ बात मुख्य रूप से विरोधी कम्युनिस्टों की हो रही थी, जिन्हें हिटलर जर्मनी से बेदखल कर देना चाहता था। स्टॉर्म ट्रूपर्स कहे जाने वाले इन सेवानिवृत्त सैनिकों को अच्छी खासी शक्तियां दी गई थीं। दूसरे दशक के शुरुआती सालों में ये ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे मजबूत हो चुका था। इतना मजबूत कि नवंबर 1923 में हिटलर के इशारों पर इसने जर्मन सेना का सामना करते हुए तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। इस तख्ता पलट के नाकामयाब होने की कहानी हम पिछले एपिसोड में आपको बता चुके हैं। तख्ता पलट और देशद्रोह के आरोप में हिटलर को जेल जाना पड़ा था। हिटलर के जेल में होने की वजह से ब्राउन शर्ट्स का भीतरी संगठन कमजोर होने लगा और औपचारिक तौर पर इसे भंग कर दिया गया। पर जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ महीनों बाद ही हिटलर कैद से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद हिटलर ने इस टुकड़ी को फिर से ऑर्गेनाइज करने और एकजुट करने का काम किया। इसी सिलसिले में हिटलर ने मुल्क के सभी युवाओं से स्टर्मेटलॉन्ग की ही तर्ज पर फ्रंटमान नाम के संगठन में शामिल होने की अपील की। माना यह भी गया कि हिटलर स्टर्मेटलॉन्ग की तरह फ्रंटमान को नया पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समय बीता और स्टर्मेटलॉन्ग में तादाद फिर से बढ़ती गई। साल 1931 में इस टुकड़ी की कमान एक पूर्व सैन्य अधिकारी अर्नस्ट रोम के हाथों में दे दी गई। अर्नस्ट रोम की अगुवाई में इस संगठन ने न केवल तरक्की की, बल्कि ये पहले से और ज्यादा संगठित हो गया। अर्नस्ट रोम का प्लान था कि वह इस सेना को इतना संगठित और इतना मजबूत कर दे कि यहाँ की सेना को रिप्लेस कर दिया जाए। इस बात की भनक हिटलर को पहले से थी कि अर्नस्ट रोम के लिए नाजियों में समर्थन बढ़ रहा है। उसे इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे कि हो ना हो उसका अपना सैन्य कमांडर एक दिन समानांतर सरकार स्थापित कर लेगा। अब हिटलर को खुद का सैनिक उसके रास्ते में रोड़ा लगने लगा। उसके दिमाग में अर्नस्ट रोम के लिए इतनी दुर्भावनाएं पैदा हो चुकी थीं कि उसने स्टर्मेटलॉन्ग के टॉप कमांडर्स को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। इस योजना की परिणति करीब 100 लोगों की हत्या के तौर पर हुई। यूरोपीय इतिहास में इस दुर्घटना को, इस रक्तपात को द नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइट्स के रूप में जानते हैं। अर्नस्ट रोम अब हिटलर की आंखों में खटकने लगा था, इसलिए उसने न केवल रोम बल्कि उसकी जी हुजूरी करने वाले कुछ बड़े सैन्य अधिकारियों और सैनिकों का सफाया करने का मन बना लिया। उसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अपनी व्यक्तिगत सेना का सहारा लिया, जिसका गठन उसने 1925 में किया था। इस व्यक्तिगत सेना का नाम था सुडस्टाफेल। सुडस्टाफेल पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्टर्मेटलॉन्ग के अधीन थी, जिसका गठन हिटलर ने 1925 में किया था। इसमें युवाओं को शामिल करने के लिए उसने हिटलर यूथ नाम से एक संगठन भी बनाया था। सुडस्टाफेल में बहुत ही गिने चुने सैनिक थे, क्योंकि ये हिटलर की एक तरह से पर्सनल आर्मी थी।
वो इसलिए क्योंकि ये युवा सिर्फ और सिर्फ हिटलर की ही वफादारी की शपथ लेते थे। आपने हिटलर की कई तस्वीरों में काली वर्दी पहने हुए कुछ युवा सैनिकों को जरूर देखा होगा। ये वही सेना है जिसका जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। काली वर्दीधारी इन सैनिकों की कमान पहले स्टर्मेटलोंग चीफ ऑफ स्टाफ को दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे इस सेना में सैनिकों की तादाद बढ़ती गई, एक डेडिकेटेड कमांडर की जरूरत हिटलर को महसूस हुई। 1929 में हेनरिच हिमलर को सुस्टाफेल की कमान सौंप दी गई। 1933 आते आते हिमलर ने बड़े ही नाटकीय ढंग से इस सेना का दायरा बढ़ाना शुरू किया, जो संख्या बाद में बढ़कर 35,000 के आसपास पहुंच गई। हिमलर इस सेना में युवाओं को केवल नृजातीय शुद्धता यानी केवल आर्य जाति के आधार पर शामिल करता था। इसके उन युवाओं को ही इस आर्मी में जगह दी गई जो हिटलर के लिए वफादारी रखते थे। हिटलर को हिमलर की ये चापलूसी पसंद आई, इसलिए उसने इस पूरे रक्तपात को अंजाम देने के लिए हिमलर को ही सबसे काबिल समझा। साल 1934 के 2 महीने, जून और जुलाई के 3 दिन, 30 जून से लेकर 2 जुलाई, ये 3 दिन जर्मन इतिहास के सबसे बुरे अध्याय माने जाते हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में हिटलर ने क्रूरता और धोखे की सारी हदें पार कर दी। उसने हिमलर और गेस्टापो नाम की नाजी पुलिस को इस घटना को अंजाम देने के आदेश दिए। उसने बड़ी चालाकी से उसके वफादार माने जाने वाले कमांडर और स्टर्मेटलोंग के चीफ ऑफ स्टाफ अर्नस्ट रोम और टॉप लीडर्स को 28 जून के दिन बैड विस में बवेरियन स्पा में जमा होने का आदेश दिया। अर्नस्ट रोम को क्या पता था कि वो शख्स जिसका वो इतना बड़ा वफादार है, वही उसको मारने की साजिश रचता है। हिटलर ने इस हत्याकांड को ऑपरेशन हमिंग बर्ड नाम दिया। ऑपरेशन के स्क्रिप्ट के तहत सुस्टाफेल के एक कमांडेंट को आदेश थे कि वो सभी बंदियों को म्यूनिख स्टेडियम में जेल में ले जाए। इन सभी बंदियों को देश की सबसे बड़ी जेल में बंद कर दिया गया। इस जेल में ऐसे के लीडर्स को मारने का जिम्मा कमांडेंट थियोडर आइक को दिया गया था। आदेश के अनुसार 30 जून को ज्यादातर लीडर्स को गोली मार दी गई, जबकि हिटलर के वफादार माने जाने वाले अर्नस्ट रोम को 1 जुलाई के दिन आइक ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे हत्याकांड में एसए लीडर्स के मरने वालों की संख्या 100 के आसपास थी। हत्याकांड को अंजाम दिया जा चुका था। हिटलर की मंशा के अनुसार स्टर्मेटलोंग का शुद्धिकरण कर दिया गया था। अब बारी थी जनता के सामने खुद को सीधा साबित करने की। इन सब के बीच हिटलर को एक चीज की कमी खल रही थी। हिटलर के पास अभी भी जर्मनी के सबसे बड़े पद नहीं थे, वो अभी बस चांसलर था। इसके बावजूद संसद में उसका दबदबा था। उसकी कैबिनेट ने एक कानून पारित कर दिया जिसमें इस पूरे हत्याकांड को एक तरफा तरीके से कानूनी मान्यता दे दी गई और बहाना बनाया गया कि राष्ट्र हित में हमें ऐसा करना पड़ा। 13 जुलाई को संसद में बकौल हिटलर, एज सुप्रीम रूलर ऑफ जर्मनी, आई हैव एक्सरसाइज्ड माय पावर अगेंस्ट दोज हु थ्रेटेंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द जर्मन नेशन, यानी खुद को जर्मनी की सर्वोच्च शक्ति बताते हुए हिटलर ने कहा कि मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि जर्मन राष्ट्र के लिए खतरे के रूप में मौजूद सारी ताकतों को खत्म कर दिया जाए। रोम पर्च के बाद हिटलर को अब तक जिस शख्स का डर था वो उसके रास्ते से जा चुका था। अब भीतरी स्तर पर वो पहले से और ज्यादा मजबूत हो गया। घरेलू नीति बनाने में तो हिटलर पहले से ही निर्णायक भूमिका में था, लेकिन उसे विदेश नीति को भी अपने हिस्से में लेना था। विदेश नीति अपने मन मुताबिक चलाकर ही वो अपने यूरोपीय अभियान को आगे ले जा सकता था, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी था कि देश की सेना की सर्वोच्च कमान भी उसके हाथों में हो। विदेश नीति पर हिटलर का अभी पूरा नियंत्रण नहीं था। बावजूद इसके आप ये देखिए कि ऑस्ट्रिया तक में हिटलर का दबदबा था। अर्नस्ट रोम की हत्या के कुछ ही दिनों बाद उसने ऑस्ट्रिया के साथ एकीकरण की बहस छेड़ दी, जिसका सीधा असर ऑस्ट्रिया में दिखा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में रहने वाले नाजी इतने उग्र हो गए कि वे तख्ता पलट करने में जुट गए। हालांकि तख्ता पलट में तो उनके हाथों कुछ नहीं लगा, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रियाई चांसलर एंगलबर्ट डॉल्फस की हत्या कर दी। डॉल्फस की हत्या के बाद कई यूरोपीय देशों में खतरे की घंटी बज गई। सबसे ज्यादा परेशान तो इटली हुआ। इटली ने आनन फानन में अपनी ऑस्ट्रिया की सीमा पर तैनाती बढ़ाई। इस हत्या को उकसाने की जिम्मेदारी हिटलर के मत्थे मढ़ दी गई। इटली सहित कई यूरोपीय देश जर्मनी और ऑस्ट्रिया के एकीकरण के सवाल पर आग बबूला हो गए। उन्होंने हिटलर पर वर्साय की संधि के सीधे सीधे उल्लंघन का आरोप लगाया। मामले को तूल पकड़ते देख हिटलर ने अपनी चालबाजी के जरिए तत्काल प्रभाव से अपने सरकारी नुमाइंदों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद के मामले में हिटलर का दबदबा किस हद तक था।
हालांकि सेना की कमान उसके पास न होने की कसक उसमें अभी भी थी। इधर राष्ट्रपति हिंडनबर्ग लंग कैंसर से जूझ रहे थे। तबीयत बिगड़ने के चलते अगस्त महीने के शुरुआत में उनकी मौत हो गई। हिंडनबर्ग की मौत हिटलर के लिए अब एक बड़ा मौका बनकर आया। मौत के बाद यहाँ की सेना ने हिटलर की वफादारी का निर्णय लिया। जनरल्स ने तय किया कि चांसलर और राष्ट्रपति के पद का विलय कर देना चाहिए। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही हिटलर ने खुद ही ये घोषणा कर दी कि वो खुद इन पदों को संभालेगा। हिटलर अब जर्मनी का सर्वेसर्वा बन गया, क्योंकि उसके पास 3 सर्वोच्च पद आ चुके थे। राइक प्रेसिडेंट यानी राज्य का मुखिया, राइक चांसलर यानी सरकार का मुखिया, और फ्यूहरर यानी नाजी पार्टी का मुखिया। आपको बता दें कि फ्यूहरर शब्द का इस्तेमाल खासकर जर्मनी में हिटलर के लिए ही किया गया था। फ्यूहरर का मतलब होता है टॉप लीडर। उसने खुद के लिए राष्ट्रपति न कहकर फ्यूहरर के इस्तेमाल की बात कही। उसके खुद के बनाए फ्यूहरर सिद्धांत के मुताबिक हिटलर राज्य के दायरे में नहीं आता और सभी नीतियां वो खुद ही तय करेगा। अब घरेलू नीतियों के साथ साथ विदेश नीति भी उसके इशारों पर थी, क्योंकि सेना का साथ उसे मिल चुका था। हिटलर के इस पूरे मुकाम को नाजी पहले ही जर्मनी के द थर्ड राइक यानी तीसरे साम्राज्य का दर्जा दे चुके थे। हिटलर के 2 अभियान अभी भी बाकी थे। एक था जर्मनी से यहूदियों का सफाया और एक राष्ट्र एक नस्ल की व्यवस्था, और दूसरा था पूरब की तरफ चढ़ाई और दूसरे महायुद्ध की शुरुआत। दोनों ही घटनाक्रमों को हम एक एक कर समझते हैं। दोस्तों, हिटलर के बारे में अब तक आप अच्छे से जान चुके हैं कि वो एक घोर राष्ट्रवादी और नस्लीय इंसान था। यहूदियों के प्रति उसकी नफरत के किस्से आपने हमेशा सुने होंगे। ऐसा माना जाता है कि हिटलर ने अपने पूरे शासनकाल में 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। यहूदियों के इस नरसंहार को यादगार बनाने के लिए अमेरिका में एक हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम में 1933 से 1945 के बीच नाजियों के हाथों हुए यहूदियों के नरसंहार को हॉलोकॉस्ट कहा गया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हिटलर और जर्मन लोगों के ज़हन में यहूदियों के लिए इतनी नफरत क्यों थी। यूरोप में यहूदियों के प्रति भेदभाव और प्रताड़ना की घटनाएं कोई नई बात नहीं थी। यानी नाजियों ने ही यहूदियों पर ज्यादती शुरू की, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मध्य युग से ईसाई धर्म के ठेकेदार ये आरोप लगाते रहे हैं कि ईसा मसीह की मौत के लिए यहूदी ही जिम्मेदार हैं। इस वजह से यूरोपीय देशों में यहूदियों के खिलाफ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव किया जाता रहा है। आधुनिक यूरोप में भी इस वर्ग को सभी सुविधाओं से वंचित रखा गया। ये बात भी सही है कि ज्यादातर यूरोपीय देश जब धीरे धीरे सेकुलर होना शुरू हुए तो यहूदियों को भी औपचारिक रूप से समान अधिकार देने की व्यवस्था हुई। पर यहाँ कथनी और करनी में फर्क था। कागजों में कुछ और हकीकत में कुछ और। यहूदी अब भी नस्ल के आधार पर अपमान झेल रहे थे। हिटलर भी इसी में से एक कड़ी है। हिटलर जब अपने करियर की शुरुआत में कुछ साल ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में रुका हुआ था, उसी दरमियान वो कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में था जो पहले से ऑस्ट्रिया में एंटी सेमेटिक कैंपेन यानी यहूदी विरोधी अभियानों से जुड़े थे। इन लोगों ने ही हिटलर के जहन में यहूदियों के खिलाफ जहर भरना शुरू किया। इनमें 2 बड़े शख्स के नाम याद आते हैं। एक ऑस्ट्रिया का जर्मन राष्ट्रवादी जॉर्ज रिटर और दूसरा वियना का मेयर कार्ल लुइगर। उसने ही हिटलर को एक दीर्घकालिक योजना बताई थी कि किस तरह एंटी सेमेटिक और सोशल रिफॉर्म्स को अंजाम दिया जा सकता है। हिटलर कार्ल लुइगर से इतना प्रभावित था कि उसने अपने हाथों से लिखी पहली किताब मीन कैंप में उसे हमेशा के लिए सबसे महान जर्मन मेयर घोषित कर दिया। मीन कैंप के जरिए ही हिटलर ने अपने नाजी साथियों को यहूदियों के खिलाफ भड़काना शुरू किया था। उसने पहले विश्व युद्ध में हार के पीछे यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। उसने कहा कि जर्मनी की सरजमी पर यहूदी ना होते तो आर्य अकेले ही इस युद्ध को जीत जाते, क्योंकि यहूदी कभी नहीं चाहते कि जर्मनी ये युद्ध जीते। हालांकि इस बात में ज्यादा सच्चाई नहीं थी, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में यहूदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली थी। हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ खुलेआम जहर उगलना शुरू किया। उसने बताया कि बड़े बड़े पदों पर यहूदियों का कब्जा है, इसलिए जर्मनी की ये दुर्दशा है। हालांकि हिटलर की बातों में तथ्यात्मक सच्चाई जरूर थी। जर्मनी में उस समय पूंजीवाद को यहूदी ही कंट्रोल कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद यानी इंटरनेशनल कम्युनिज्म में यहूदियों का दबदबा था।
कार्ल मार्क्स जैसा महान विचारक खुद एक जर्मन यहूदी था। जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी में भी ज्यादातर यहूदी ही थे। इस पर हिटलर ने ऐसा संदेश दिया कि यहूदी कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक नस्ल है और ये नस्ल आगे चलकर हमारी खुद की नस्ल यानी आर्य नस्ल को खत्म कर देगी। 1922 में म्यूनिख में एक भाषण के दौरान बकौल हिटलर, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, इधर विक्ट्री ऑफ द आर्यन और एनहिलिटेशन ऑफ द आर्यन एंड द विक्ट्री ऑफ द ज्यू। यानी हिटलर ने कहा कि यहाँ केवल दो ही चीजें मुमकिन हैं, या तो आर्यों की जीत हो या फिर आर्यों का खात्मा और यहूदियों की विजय। उसने नाजियों को इस बात के लिए उकसाया कि जर्मनी का भला तभी हो सकता है जब इस सरजमी पर नस्लीय शुद्धता हो। यानी कुल मिलाकर ये एक इशारा था कि अब योजनाबद्ध तरीके से जर्मनी में केवल आर्य श्रेष्ठता को स्थापित करना है। इसके लिए उसने हर मोर्चे पर कार्रवाई शुरू कर दी। 1933 में हिटलर के चांसलर बनते ही यहूदियों पर अत्याचार शुरू हो चुके थे। बस यहीं से हॉलोकास्ट की शुरुआत हो गई। यहूदियों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों पर बहिष्कार होना शुरू हो गया। नाजियों का लक्ष्य था यहूदियों का सफाया। इस पूरी योजना को नाजी दल के लोग द फाइनल सॉल्यूशन टू द ज्यूज क्वेश्चन कहते थे। जर्मन राष्ट्र में आर्य शुद्धता लाने के लिए नाजी दल में महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित किया गया। महिलाओं की मुख्य भूमिका थी घर में मां बनकर रहना और आर्य बच्चों की देखभाल करना। यही आर्य बच्चों को बाद में सेना में शामिल किए जाने का हिटलर का अपना प्लान था। आर्यों और यहूदियों को पूरी तरह अलग करने के लिए उसने कानूनी साजिश भी की। उसने 1935 में एक कानून पारित कर यहूदियों की नागरिकता संबंधी अधिकारों को कम कर दिया। तय किया गया कि यहूदी लोग जर्मन या उसके किसी रक्त संबंधी से न ही शादी कर सकते हैं और न ही कोई संबंध रख सकते हैं। इन कानूनों को नूरमबर्ग लॉज कहा जाता है। अब यहां से आप कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से दूसरे विश्व युद्ध का घटनाक्रम और द हॉलोकास्ट दोनों एक साथ चलेंगे। साल 1936 का मार्च का महीना था और यहां से शुरू हुई उस अध्याय की पटकथा जिसकी परिणति हमें नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु हमले के रूप में दिखती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि की। यह बात तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही है कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि इसकी पृष्ठभूमि 3 साल पहले बन चुकी थी और जिसका श्री गणेश किया था हिटलर ने। मार्च 1936 में जर्मन सेना के जनरल्स के मना करने के बावजूद हिटलर ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को आदेश दे दिया कि वे राइन नदी के बाएं तट को अपने कब्जे में ले लें। अगले 2 सालों में जर्मनी ने दबे पांव इटली और जापान के साथ भी अपना अलायंस बना लिया। साल 1938 में उसने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने तेजी से चेकोस्लोवाकिया की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसने ऑस्ट्रिया में जर्मन सरकार की घोषणा कर दी, जिसके बाद ऑस्ट्रिया दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने तक फेडरल स्टेट ऑफ जर्मन ही कहा गया। 7 नवंबर के दिन पेरिस में जर्मनी के एक राजदूत अर्नस्ट वोम राट को गोली मार दी गई। गोली जिस शख्स ने चलाई थी वो महज 17 साल का एक नाबालिग था और पोलैंड में रहने वाला एक यहूदी लड़का था। बस इसी बात का बहाना लेकर नाजियों ने यहूदियों को घेरना शुरू कर दिया। हिटलर पहले ही मन बना चुका था कि वह हर हाल में न केवल जर्मनी बल्कि ऑस्ट्रिया सहित पूरे यूरोप से यहूदियों को निकाल फेंकेगा। अर्नस्ट वोम राट की हत्या उसके लिए एक बहाना थी। 9 नवंबर को वोम राट की मौत के बाद न केवल जर्मनी बल्कि ऑस्ट्रिया और दूसरे इलाकों में यहूदियों के खिलाफ सामूहिक हिंसा शुरू हो गई। इन दंगों में कई यहूदियों को जान माल का भारी नुकसान हुआ और कईयों को जेल में डाल दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को क्रिस्टल नॉच यानी नाइट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 9 नवंबर के दिन हिटलर म्यूनिख में तख्ता पलट की वर्षगांठ का जश्न मना रहा था और जब हिंसा हुई तो म्यूनिख की गलियां टूटे हुए कांच से पटी पड़ी थी। इसलिए इस पूरी हिंसा को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के तौर पर भी जानते हैं। इधर जर्मनी ने पहले ही ऑस्ट्रिया को हथिया लिया और चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड पर भी कब्जा कर लिया। दोनों ने ही फ्रांस और ब्रिटेन जैसी शक्तियों से मदद मांगी, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। वजह यह थी कि फ्रांस और ब्रिटेन अच्छे से जानते थे कि हिटलर काफी उग्र मिजाज का लीडर है और ये पहले विश्व युद्ध का बदला लेने के लिए फिर से नया युद्ध छेड़ सकता है। इसलिए सितंबर में इटली, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के मुखिया म्यूनिख में मिले, जहां उन्होंने एक करार पर दस्तखत किए। इस म्यूनिख पैक्ट में यह तय किया गया कि चेकोस्लोवाकिया को शांतिपूर्वक अपने सीमाई इलाके सुडेटनलैंड को सरेंडर कर देना चाहिए, जिससे दूसरा विश्व युद्ध न हो। लेकिन
हिटलर अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। 1 साल ही बीता था कि उसने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला बोल दिया। अब ब्रिटेन और फ्रांस को मजबूरन जर्मनी पर युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। अनियंत्रित हिटलर ने अगले 2 सालों में यूरोप के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। अप्रैल 1940 में उसने नॉर्वे और डेनमार्क पर भी चढ़ाई कर दी। 1 साल बाद जून के महीने में उसने सोवियत संघ के पश्चिमी हिस्से को भी नहीं छोड़ा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मई 1939 में उसने सोवियत संघ के साथ एक नॉन अग्रेशन पैक्ट पर दस्तखत किए थे। ऐसे में सोवियत संघ के पश्चिमी हिस्से पर किया गया हमला 1939 के समझौते का उल्लंघन था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हिटलर को बुरे अंजाम भुगतने ही थे, क्योंकि सोवियत संघ में भी कमजोर नेता नहीं था। उस वक्त सोवियत संघ पर राज कर रहा था डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन। हिटलर को यूरोपीय अभियान में बड़ी सफलता मिलने के बाद अभी यहूदियों का सफाया करना बाकी था। 1941 का यह साल यहूदियों के लिए कयामत बनकर टूटा। 1941 से 1945 इन 4 सालों में लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये 4 साल हॉलोकॉस्ट का आखिरी चरण था, जिसे फाइनल सॉल्यूशन टू द ज्यूइश क्वेश्चन कहा जाता है। इन 4 सालों में नाजियों ने पूरे सिस्टमैटिक तरीके से और राज्य प्रायोजित नृशंस हत्याओं को अंजाम दिया। इस पूरे नरसंहार में हिटलर ने जघन्यता की सारी हदें पार कर दी। उसने यहूदियों को मारने के 2 तरीके निकाले। पहला, मास शूटिंग, यानी एक बड़ी तादाद को एक साथ खड़ा करके गोलियों से छलनी कर दिया जाए, और दूसरा तरीका था गैसिंग ऑपरेशंस, जिसके तहत कुछ किलिंग सेंटर्स बनाए गए जहां उन्हें ऐसी कंडीशंस में रखा जाना था जहां ऑक्सीजन न हो और दम घुटकर उसके दुश्मनों की मौत हो जाए। मास शूटिंग जर्मनी सहित पूर्वी यूरोप के 1500 से ज्यादा शहरों, नगरों और गांवों में की गई। ये हत्याएं दिन के उजाले में की जाती थी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, नाजियों ने किसी को भी नहीं बख्शा। हर तरफ सिर्फ मौत का मंजर था। सबूत बताते हैं कि इस मास शूटिंग के जरिए पूरे पूर्वी यूरोप में 20 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को अकाल मृत्यु दे दी गई। 1941 में उसने ऑपरेशन T4 के तहत करीब 80,000 यहूदी लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मौत दे दी। साल के आखिर में उसने जर्मनी के कब्जे वाले इलाकों और पोलैंड में किलिंग सेंटर्स खोलने शुरू किए। ये किलिंग सेंटर्स या डेथ कैंप्स खास तौर पर सामूहिक हत्या करने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये सारे के सारे किलिंग सेंटर्स जर्मनी द्वारा कब्जे में लिए गए पोलैंड में खोले गए। पहला किलिंग सेंटर पोलैंड के सेलमनो में खोला गया था। यहाँ जितने भी लोगों को मारा गया उनमें ज्यादातर यहूदी थे। हालांकि मरने वालों में से एक तादाद रोमा लोगों की भी थी। रोमा मूल रूप से भारत के पंजाब से आने वाले आदिवासी लोग थे। यूरोप में इन्हें जिप्सी कहा जाता था। साल 1942 और 1943 में पोलैंड के ही बेल्जिक, सोबिबोर और ट्रेबलिंका में 3 और किलिंग सेंटर्स खोले गए। इन सेंटर्स में सामूहिक हत्याओं को अंजाम देने के लिए ऑपरेशन राइनहार्ट चला। सेलेमनो और ऑपरेशन राइनहार्ट के तीनों कैंपस में बंद गैस चैम्बर्स बनाए गए थे। बड़ी तादाद में लोगों को दर्दनाक मौत देने के लिए इन चैम्बर्स में डीजल एग्जॉस्ट लगाए जाते थे। इस एग्जॉस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड से गैस निकलती थी, जिससे दम घुटकर लोगों की मौत हो जाती थी। बताया जाता है कि ऑपरेशन राइनहार्ट के तहत 3 किलिंग सेंटर्स में करीब 18 लाख लोगों को मार दिया गया। 1943 में पोलैंड के ही ऑस्विट्स बिरकैनो में सबसे बड़ा किलिंग सेंटर खोला गया। यहाँ 4 गैस चैम्बर बनाए गए। इन चैम्बर्स में जाइक्लोन बी नाम की एक जहरीली गैस छोड़ी जाती थी, जिसके जरिए हर रोज करीब 6000 लोगों को मार दिया जाता था। माना जाता है कि 1944 के आखिर तक इस किलिंग सेंटर में 10 लाख यहूदियों और करीब 10,000 रोमा, पोल्स और सोवियत बंदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। यहूदियों को अकाल मृत्यु देने की इस कायराना हरकत को हिटलर के सिपहसालारों ने अंजाम दिया था, जो उसके सैन्य बलों के साथ, जिसमें एसए और एसएस शामिल थे, नाजी पुलिस गेस्टेपो, क्रिमिनल पुलिस क्रिपो इत्यादि से जुड़े हुए थे। इधर दूसरा विश्व युद्ध भी समानांतर चल रहा था। 1942 में समीकरण जर्मनी के विपरीत जाने लगे थे। मिस्र के अल अलामीन और सोवियत के स्टालिनग्राद मोर्चे पर हिटलर को मुंह की खानी पड़ी थी। साल के आखिर में अमेरिका ने उत्तरी अफ्रीका में अपनी टुकड़ियां भेज दी थीं। इन 2-3 सालों में हिटलर को मारने की भरपूर कोशिशें की गईं, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। जुलाई 1944 में ईस्ट प्रशिया में हिटलर एक कॉन्फ्रेंस में था, जहां वो मरते मरते बचा। यहां हिटलर को बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी।
1944-45 के दरमियान बाजी बिल्कुल पलट चुकी थी क्योंकि अलाइड फोर्सेस अब हावी हो चुकी थी। इधर सोवियत ने पूरब की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी थी। हिटलर अब समझ चुका था कि उसके दिन लद चुके हैं क्योंकि जर्मनी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। नाजियों को कड़ी टक्कर देने वाली सोवियत रेड आर्मी ने बर्लिन की गलियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। यह सब देखते हुए हिटलर ने जनवरी 1945 में बर्लिन में मौजूद उसकी एक गुप्त बंकर में खुद को छिपा लिया। यहां भी उसने दम नहीं ली और रेड आर्मी को रेजिस्टेंस देने के लिए आदेश जारी करता रहा। पर अब कुछ होने वाला नहीं था और इस बात का अंदाजा हिटलर को भी था। अप्रैल का महीना था और हिटलर के जीवन के आखिरी दिन। उसने अपना आखिरी आदेश जारी कर एडमिरल कार्ल डोनेट्ज को हेड ऑफ स्टेट जबकि जोसेफ गोबल्स को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया। 28-29 अप्रैल की आधी रात को उसने अपने जीवन की वो लालसा भी पूरी कर ली जो अब तक अधूरी थी। बड़े भावुक मन के साथ उसने अपनी मौत से एक दिन पहले अपनी प्रियतमा इवा ब्रॉन से शादी रची। यहां 30 अप्रैल को हिटलर और उसकी पत्नी इवा ब्रॉन दोनों ने साइनाइड कैप्सूल खाकर खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया। हिटलर ने अपने सबसे प्यारी फीमेल डॉग ब्लॉन्डी को भी जहर दे दिया। बाद में हिटलर के आदेश पर ही इन डॉग्स को गोली मार दी गई। हिटलर ने जहर जरूर खाया लेकिन उसे जहर पर भी भरोसा नहीं था, इसलिए उसने जहर खाने के बाद खुद को गोली मारी और गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर दी। और इस तरह अंत हो जाता है विश्व इतिहास के सबसे नृशंस और दुर्दांत तानाशाह और जर्मन फ्यूरर अडोल्फ हिटलर का। वही हिटलर जिसने अपने पूरे शासनकाल में 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों और गैर आर्यों को अकाल और बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया था। तो दोस्तों, ये थी हिटलर की पूरी जीवन गाथा जिसके एक एक्शन ने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया। वो युद्ध जिसने न केवल यूरोप की दुर्दशा कर दी बल्कि जापान के 2 शहरों को सालों के लिए बर्बाद कर दिया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मैं यहीं विराम लूंगा। मिलते हैं इतिहास गवाह है कि एक और नए एपिसोड के साथ। ख्याल रखिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।